हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बोर्ड में ज्यादातर आप लोग के 12th बोर्ड में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे ताकि आपका हल्का सा एक रैपिड रिवीजन हो जाए। जो आप लोगों ने साल भर इस चैप्टर में पढ़ा है उसका एक हल्का सा रैपिड रिवीजन हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप लोगों को इसको समझने में या देखने में प्रॉब्लम है तो आपके स्क्रीन पर सामने ये क्वेश्चन, जब तक वो टॉपिक का डिस्कशन होगा तब तक ये क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले थोड़ा सा डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में जान ले। डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है आपका, टोटल इसमें से आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स, 6 नंबर तक ये कवर कर सकता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 5 क्वेश्चन में कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद एसिडिक फेरस सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड H2S। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट from chromite ore and explain the reaction of K2Cr2O7 potassium dichromate with acidic ferrous sulfate FeSO4 potassium iodide and H2S। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है आपका, एक प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 से रिलेटेड है एंड दूसरा जो है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट डिस्कस करने से पहले पार्ट में हमें जानना क्या है? पहले पार्ट में हमें ये जानना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से किस तरह से बनाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से किस तरह बनाया जाता है? तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। सबसे पहले कितने स्टेप में बनाया जाता है ये जान लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से 3 स्टेप में बनाया जाता है। पहले एक एनवलप जैसा कुछ देख लेंगे कि ऊपर से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। उसके बाद जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो देख लिए जाएंगे। जितने भी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो रिएक्शन इसमें देख लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए K2Cr2O7 को बनाना है क्रोमाइट ओर से। तो सबसे पहला काम 3 स्टेप में है, तो 3 एरो बना लेते हैं। 3 एरो बना लेते हैं। इन 3 एरो का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 4 कंपाउंड इसमें लिखने पड़ेंगे हमें। शुरुआत किससे करते हैं? क्वेश्चन में ही समझ में आ जा रहा है, क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर से सबसे पहले बनाया जाता है सोडियम क्रोमेट। याद रहे, क्रोमाइट ओर से सबसे पहले बनाते हैं सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइट ओर से सबसे पहले बनाते हैं हम लोग सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के बाद हम लोग बनाते हैं सोडियम क्रोमेट से ही सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट से ही फिर बनाते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस एरो के ऊपर रिएजेंट कौन से लिए जाएंगे? तो ध्यान से सुनिए। क्रोमाइट ओर का रिएक्शन कराते हैं सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट में हमें सिर्फ रिप्लेस किसको करना है? सोडियम को। किससे? पोटेशियम से। तो एक पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, और सोडियम की जगह आ जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एक हमें ये तरीका अगर पता रहेगा कि हमें बनाना कैसे है, तो आगे जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व है उनको लिखने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमाइट ओर से बनाएंगे हम लोग सोडियम क्रोमेट से बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। 3 स्टेप।
पहले स्टेप में क्रोमाइड से सोडियम क्रोमेट, दूसरे स्टेप में सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, तीसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। रिएजेंट कौन कौन से लेंगे? क्रोमाइड कोर से सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। ये इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। जितने स्टेप उतने रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहला काम है 3 स्टेप, 3 नंबर आप यहाँ पर 1 2 स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, 3 स्टेप इस तरह से लिख जाइए। पहले स्टेप में करना क्या था? पहले स्टेप में याद करिए, हमें बनाना था क्रोमाइड ओर से सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइड ओर से सोडियम क्रोमेट। रिएक्शन लिख जाते हैं। क्रोमाइड ओर, एक कोई क्रोमाइड ओर लेते Cr2O3, FeOCr2O3, एरो यहां पर लिख देते हैं। बनाना क्या है हमें? प्रोडक्ट क्या बनाना है? Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4। ये हमें प्रोडक्ट बनाना है किसके हेल्प से? FeOCr2O3 के हेल्प से। ठीक है, रिएजेंट याद करिए क्या लिया गया था? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक चीज याद रखना है इसमें, ये हम लोग एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। एयर के प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन। एयर में जो रिएक्टिव गैस होती है वो सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन। तो जहां पे भी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात आती है रिएक्शन में, तो हम लोग लिखते क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो फिक्स है हमारा सोडियम क्रोमेट, इसको बनना ही बनना है। सोडियम क्रोमेट के बाद क्या आता है? अगर कहीं पर भी रिएक्टेंट में आप देख लेते हैं कार्बोनेट, प्रोडक्ट में तुरंत आप कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जरूर बनेगा। इसके बाद एक और प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट हमारा आयरन से रिलेटेड होगा। आयरन यहां पर बनाता है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। आसानी से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा आपका। 8Na2 और ये आपका 8CO3 और 2CO3। ये आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन इसका बन गया है। अब सेकंड स्टेप याद करिए क्या था? सेकंड स्टेप था सोडियम क्रोमेट की हेल्प से, सोडियम क्रोमेट की हेल्प से हमें क्या बनाना था? सोडियम क्रोमेट की हेल्प से बनाना था सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट की हेल्प से बनाना था सोडियम डाइक्रोमेट। रिएक्टेंट भाई, रिएक्टेंट हमारा सोडियम Na2CrO4 तो रहेगा ही रहेगा। रिएक्टेंट हमारा Na2CrO4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस Na2CrO4 के बाद, Na2CrO4 के बाद क्या हो जाएगा? बनाना क्या है? Na2Cr2O7। ये हमें बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है सोडियम क्रोमेट की हेल्प से। रिएजेंट याद करिए क्या लिए थे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो एक चीज तो आपका फिक्स है कि सोडियम डाइक्रोमेट तो बनना ही बनना है। एसिड देखिए तो एसिड या बेस, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो जनरली या ज्यादातर देखा जाता है कि प्रोडक्ट साइड में हमारा वाटर रिलीज होता है, वाटर यहां पर बन जाएगा। और एक और Na2Cr2O7 के साथ ही एक हमारा और सॉल्ट बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। इस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा आसान है। 2Na2 रिएक्शन हमारा ये बैलेंस हो गया। तो 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से रिवाइज एक बार कर लेते हैं।
हमने पढ़ा था कि क्रोमाइड ओर से बनाएंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। दो काम हम कर चुके हैं। क्रोमेट से क्रोमाइड ओर से सोडियम क्रोमेट बना चुके हैं, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बना चुके हैं। सोडियम डाइक्रोमेट के बाद लास्ट स्टेप, सोडियम डाइक्रोमेट के बाद है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में सोडियम की जगह हमें क्या लाना है? पोटेशियम। Na2Cr2O7 प्लस रिएक्टेड यहां पर लिखा जाएगा, बनाना क्या है पहले K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये हमें बनाना है, ठीक है। रिएजेंट सोडियम की जगह क्या लाना है? पोटेशियम। तो एक पोटेशियम सॉल्ट इजीली अवेलेबल पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। पोटेशियम क्या करेगा? सोडियम को रिप्लेस करेगा। दो सोडियम रिप्लेस करना है, पहले से यहाँ पर दो पोटेशियम लेके चलते हैं और यहाँ पर पहले से रिएक्शन बैलेंस टू NaCl। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइड ओर। तो ये हमारा मेथड है K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का फ्रॉम क्रोमाइड ओर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद एसिडिक FeSO4 पोटेशियम आयोडाइड एंड H2S। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे सामने एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद एसिडिक FeSO4 Ki एंड H2S, ठीक है। उसके पहले एक जो पैरेंट इक्वेशन है, पैरेंट इक्वेशन क्या है? हमें इस रिएक्शन में देखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक कैरेक्टर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक कैरेक्टर देखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक कैरेक्टर देखना है, या सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखना है कि एसिडिक मीडियम में वो किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। तो सबसे पहला काम, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख देते हैं, एक एसिडिक मीडियम लिख देते हैं K2SO4Cr2SO4 का होल थ्राइस एंड H2O। ये हमारा सारे के सारे इक्वेशंस में रहना ही रहना है, ठीक है। अब जो मेन हमारा रिएक्टेंट है, किस किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराना है पहले उसको देख लेते हैं कि फेरस सल्फेट कभी भी ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। कभी भी फेरस सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो फेरिक सल्फेट ही बनाएगा। पोटेशियम आयोडाइड अगर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो हमेशा हमारा ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन में, और अगर H2S हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होता है हमारा सल्फर में। तो ये तीन चीज हमें पहले से पता है कि फेरस सल्फेट हमेशा ऑक्सीडाइज होगा फेरिक सल्फेट में, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन में एंड H2S ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में, ठीक है। अब इन तीन अलग अलग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन लिख करके उसे बैलेंस भी कर लेते हैं। सबसे पहला काम, पहला है किसके साथ रिएक्शन देखना है? FeSO4 के साथ। FeSO4 यहां लिख देते हैं और यहां प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जगह खाली बची है Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया हमारा फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट जब फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 6 7 6 आयरन 3 आयरन एंड 7 H2। ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन भी आ जाता है, ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन भी आ जाता है हमारे सामने कि फेरस सल्फेट किस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ है फेरिक सल्फेट में। ऑक्सीडाइज ही होगा क्योंकि K2Cr2O7 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब अगला रिएक्टेंट है हमारे सामने पोटेशियम आयोडाइड। अगला रिएक्टेंट है हमारे सामने पोटेशियम आयोडाइड। आपके सामने पोटेशियम आयोडाइड है, ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में। यहां पर क्या लिखेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। यहां पर लिख देंगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन में, तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट लिखना था
वो लिख देते हैं यहाँ पर। पोटेशियम आयोडाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है हमें, अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 6 पोटेशियम आयोडाइड 7H2SO4 7H2, ये तो पहले से लिखा हुआ है, आयोडीन यहाँ पर 3 कर देते हैं। पोटेशियम हमारा यहाँ पर कितना 6 है 3, पोटेशियम है हमारा यहाँ पर 6 4, पोटेशियम यहाँ पर कर देते हैं हम 4 to the 6 4 to the 8 6 plus 2 8, हाँ 8 हमारे पोटेशियम है। दोनों तरफ पोटेशियम भी बैलेंस है, आयोडीन भी बैलेंस है, नथिंग हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन सल्फर ये सारी चीजें भी पहले से बैलेंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला जो हमारा रिएक्टेड था उसके साथ भी रिएक्शन हो गया है। इसके बाद क्या है, H2S ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में। हमें कुछ नहीं करना, पैरेंट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर लिखना है H2S और यहाँ पर लिखना है सल्फर, यहाँ पर लिखना है H2S और यहाँ पर लिखना है सल्फर, ठीक है। H2S लिखना है और सल्फर लिखना है, तो H2S और सल्फर के बाद हमारी बारी आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जब बारी आती है तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 3 4, सल्फर कितना रखना है 3 और ये हमारा है 7H2। अभी हमारा बैलेंस इक्वेशन है, सॉरी पोटेशियम हम 2 ही रखेंगे। अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइड एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद एसिडिक SO4 FeSO4 पोटेशियम आयोडाइड एंड H2S। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 from pyrolusite ore. Describe the manufacture of potassium permanganate from pyrolusite ore. Pyrolusite ore का मतलब क्या होता है, pyrolusite ore का मतलब होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2। pyrolusite मिनरल होता है एक तरह का pyrolusite। हम बार बार पायरोलुसाइड की जगह मैग्नीज डाइऑक्साइड ज्यादा इजी पड़ेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलना, उसकी हेल्प से बनाएंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारा बहुत इजी है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है मैग्नीज ऑक्साइड से, मैग्नीज ऑक्साइड की हेल्प से पोटेशियम मैग्नेट बनाना K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट बनाना और पोटेशियम मैग्नेट की हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट बनाना KMnO4। हमारे सामने है सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड की हेल्प से पोटेशियम मैग्नेट बनाना, पोटेशियम मैग्नेट के बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनाना। ये 2 स्टेप में है, 2 एरो बना लेते हैं और एरो के ऊपर लिख देते हैं रिएजेंट, एरो के ऊपर लिख देते हैं रिएजेंट। अगर हमें पायरोलुसाइड और से पोटेशियम मैग्नेट बनाना है तो जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो होगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और K2MnO4 से अगर हमें KMnO4 बनाना है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी ले सकते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ओजोन ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम है, एक पोटेशियम हमें रिलीज करना है, एक पोटेशियम हमें हटाना है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई ऐसा लिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया जाए जो पोटेशियम को हटा सके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्लोरीन, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आपके क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल, सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन इसको कंप्लीट करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लें कि पायरोलुसाइड से अगर हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे पायरोलुसाइड से पोटेशियम मैग्नेट, उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज कर देंगे पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बाद ऑक्सीडाइज कर देंगे पोटेशियम। हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कौन कौन सा है। हम लोग पहले से जानते हैं कि पायरोलुसाइड और से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए भी बताया मैंने कि क्या क्या करते हैं। तो पहले देख लिया जाएगा यहाँ पर रिएक्शन, रिएक्शन में हमें
पायरोलुसाइड। और पायरोलुसाइड और मैंने भी बताया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से बनाना क्या है, हमें पहले बनाना है पोटेशियम मैग्नेट, उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पर लिख लिया जाए। अब पायरोलुसाइड और से रिएक्शन किससे कराते हैं, याद कीजिए, अभी बताया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन भी हम एयर के प्रेजेंस में कराते हैं। प्रोडक्ट पहले अभी बताया था मैंने कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारा रिएक्टेंट की तरफ रहता है तो प्रोडक्ट के साइड हम लोग जनरली वाटर जरूर लेते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 4 2 ये पहला स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप हो गया कि हम पायरोलुसाइड को से सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट बनाया है, फिर पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट का हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन और बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन करने पर बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग जनरली ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें एक पोटेशियम को यहाँ से रिमूव करना है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्लोरीन। क्लोरीन इसका हम लोग क्लोरीनेशन कर देंगे, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और बन जा रहा है एक पोटेशियम इस क्लोरीन को लेकर के। अभी हम लोग रिएक्शन ये बैलेंस कर देते हैं। रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन भी हमारा ये बैलेंस हो गया है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही डिफरेंशिएट किया जाता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्राइटेरिया पहले से लिखा हुआ है। पहला है रेडियो एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ टाइप पॉजिटिव आयन। तो इन क्राइटेरिया पर इसको बेसिस मान करके हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंशिएट करेंगे। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें क्राइटेरिया पता रहेगा तो डिफरेंशिएट करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है रेडियो एक्टिविटी। तो लैंथेनाइड्स एक एलिमेंट, प्रोमेथियम एक एलिमेंट होता है, उसको छोड़ करके जनरली लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट वन एलिमेंट प्रोमेथियम, एक्सेप्ट वन एलिमेंट प्रोमेथियम। All the lanthanides are non-radioactive। तो यहाँ पर प्रोमेथियम का न लिख करके non-radioactive in nature except one element which is known as promethium। तो प्रोमेथियम को छोड़ करके बाकी सारे लैंथेनाइड्स नॉन रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग कह देते हैं कि जनरली लैंथेनाइड्स नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। एक्टिनाइड्स में all actinides are radioactive in nature। all actinides are radioactive in nature। all actinides are radioactive in nature। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा लैंथेनाइड्स कुछ केसेस में +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कुछ केसेस में +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन एक्टिनाइड्स वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब +3 के अलावा +2, +4, +5, +6, इवन कुछ केसेस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो ये वैरायटी ऑफ, कह सकते हैं वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमारा एक्टिनाइड्स। अब थर्ड पॉइंट है टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयन। इसमें बेसिक एक चीज है लैंथेनाइड डू नॉट फॉर्म, लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस। लैंथेनाइड्स ऑक्सो आयंस नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स दे फॉर्म ऑक्सो आयंस, दे कैन फॉर्म ऑक्सो आयंस। ठीक है, इसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स लेस बेसिक होते हैं,
इनका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। और एक्टिनाइड्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड का नेचर दे आर मोर बेसिक इन नेचर। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लैंथेनाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लैंथेनाइड के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी एक्टिनाइड के कंपैरिजन में कम होती है। इसका रीजन भी लिख सकते हैं, रीजन इसका लिखा जा सकता है। रीजन में क्या लिखेंगे कि इनके जो चार्ज डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है, तो चार्ज डेंसिटी लो होने के कारण इनके अंदर लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एक्टिनाइड्स में दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म complex. They have more tendency to form complex. Color of tripositive ion. Last criteria है, last difference, color of tripositive ion. Most of lanthanides या most of tripositive ion of lanthanides are colorless. तो यहाँ पर जनरल चीजें लिखी जा रही है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगे, कलरफुल होते हैं, पर ज्यादातर या जनरली या मोस्ट ऑफ tripositive ion of lanthanides are colorless. And most of tripositive ion of actinides are colored in nature. कलर इन नेचर। तो यहाँ पर हमारे टोटल 6 बेसिक डिफरेंस है, 6 क्राइटेरिया के बेसिस पर 6 क्राइटेरिया के बिहार पर हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को डिफरेंशिएट किया है। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर या जनरली बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रीजन व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन and what is the reason of this contraction। ठीक है, what is, अगर आप नहीं जानते हैं कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं या एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, तो अब आप इसको कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। 1-2 लाइन का ही आंसर है, मेरे साथ अगर आप रिपीट भी करते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एज सच पूछ दिया जाता है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम से ही क्या लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि लैंथेनाइड्स जो हमारा एलिमेंट की एक ग्रुप है, एक सीरीज है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज इन साइज, तो कुछ ऐसा ही है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि डेफिनेशन क्या होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, कि द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। The steady or gradual or a regular decrease in atomic size or ionic size of lanthanide is known as a lanthanide contraction। मतलब लैंथेनाइड्स के एटॉमिक या आयनिक साइज में जो रेगुलर डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रीजन भी हम लोग डेफिनेशन में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अगर अलग है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, तो उस रीजन को भी देख लिया जाए, देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन उस नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो इफेक्ट होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन लैंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ जाते हैं, इनर एफ सबशेल में जाते हैं। तो इसका एफ सबशेल में जाने के कारण उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज का जो या पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसको कम करना। लैंथेनाइड में जो एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, मतलब बहुत ही लेस शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है, उसमें जो रुकावट बनने का काम है वो काफी हद तक नहीं कर पाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगता रहता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और नजदीक आता रहता है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे कि लैंथेनाइड्स शो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
because of poor shielding effect of f electron present in lanthanide। ठीक है, डेफिनेशन भी साथ में बोलते हैं और डेफिनेशन के साथ इसका रीजन भी साथ में ही बोलते हैं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द रेगुलर और स्टेडी और ग्रेजुअल डिक्रीज इन atomic or ionic size of lanthanide is known as lanthanide contraction। and what is the reason of this contraction? Lanthanide shows lanthanide contraction because of poor shielding effect of f electron या f social electron। ये हमारा क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। 2 या 3 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन या 2 लाइन में हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हमारा है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड क्वेश्चन है तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? मेनली जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहाँ पर 5 मैंने लिखे हैं, एक बार एक कर देता हूँ। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, वो भी मैं एक बार में बता दूंगा। वाइड ट्रांजिशन मेटल पोजेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल ज्यादातर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? वाइड ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? वाइड ट्रांजिशन metal become paramagnetic। why do transition metal become paramagnetic? पैरामैग्नेटिक क्यों बन जाते हैं कभी कभी, इसका भी रीजन बताया जाएगा। एंड why do transition metal act as good catalyst? ज्यादातर देखा जाता होगा कि ट्रांजिशन मेटल एज सच या उनके कुछ कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के ही एज सच ट्रांजिशन मेटल ले लिया जाए या उनके कुछ कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके जो बाकी क्वेश्चन है उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। पहला कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेन प्रॉपर्टी इनकी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट ऑफ unipositive, positive या tripositive ions of transition elements are colored in nature। ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज सच या उनके कंपाउंड कलरफुल होते हैं जो देखने में भी हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये ज्यादातर कलरफुल इन नेचर होते हैं, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल हमारे पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह होते हैं एज सच या इनके कंपाउंड अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने की भी टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो हमने ये 4 या 5 प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा क्या था कि ये कलरफुल आयन बनाते हैं। तीसरा क्या था कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। चौथा क्या था कि अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और इनके अंदर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल पोजेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। हां, अब इस यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसका रीजन देखा जाएगा कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल पोजेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं? तो इसका रीजन होगा कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज या ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ट्रांजिशन मेटल हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। स्मॉल साइज होने के कारण इनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। स्मॉल साइज होने के कारण हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है, जिसके कारण इनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्टिवेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन एक ही होगा कि इनके अंदर एम्प्टी डी सबशेल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकते हैं और अपनी वैलेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्टिवेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी सबशेल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल बिकम पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आप सब लोग पहले से भी जानते होंगे कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहां से अराइज होता है? अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी आ गया तो उसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में तो बहुत ज्यादा हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो ज्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं, तो जिसके कारण उनका नेचर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका रीजन भी लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर
पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट? ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि ये फ्री वैलेंसी रखते हैं। आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी में देखेंगे कि कैटलिस्ट के ऊपर फ्री वैलेंसी, कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज रहती हैं। तो इनके सरफेस पर, किनके, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पर हमें बहुत ज्यादा फ्री वैलेंसीज देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। फ्री वैलेंसी होने के कारण जो एडजॉर्प्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ये एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ज्यादातर ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।